हे यू गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोग के साथ डिस्कस करने वाली हूँ फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज, जिसे कि हम लोग बी फार्म 4 सेमेस्टर में पढ़ते हैं, जिसका कोड होता है BP402T, मेडिसिनल केमिस्ट्री फर्स्ट। तो उसके अंदर पढ़ते हैं और इसे हम लोग यूनिट 1 में पढ़ते हैं। ये है, यहाँ पे हमें पढ़ना है फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज इन रिलेशन टू बायोलॉजिकल एक्शन। तो यही आज मैं आप लोग के साथ डिस्कस करने वाली हूँ। मैंने ऑलरेडी ड्रग मेटाबॉलिज्म पे बना दिया है पूरा लेक्चर, तो आप लोगों ने अगर नहीं दिया है तो वो भी आप लोग देख सकते हो। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज। तो देखो, सबसे पहले हमें जानने की ज़रूरत है कि हम लोग फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्यों पढ़ते हैं। फिजिको केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ने का ये रीज़न होता है कि कोई भी अगर हम लोग ड्रग इंटेक्ट करते हैं तो उसकी केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी कैसी है और वो हमारी बॉडी में जाके कैसे एक्ट कर रहा है। तो इसी चीज़ को जानने के लिए हम लोग फिजिको केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। तो फिजिको केमिकल प्रॉपर्टी जो होता है वो बायोलॉजिकल एक्टिविटी को अफेक्ट करता है, यानी कि हमारे बॉडी के अंदर जाके जो भी रिएक्शन शो करेगा वो किस पर डिपेंड करेगा। फिजिको केमिकल प्रॉपर्टी, ड्रग की फिजिको केमिकल प्रॉपर्टी पर डिपेंड करेगा। तो ये डिपेंड होता है स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर पे बेस्ड होता है फिजिको केमिकल प्रॉपर्टी। जो हमारी बॉडी में ये बायोलॉजिकल एक्शन शो करेगा वो किस पे डिपेंड होगा, इंटरेक्शन बिटवीन ड्रग एंड रिसेप्टर, या फिर एंजाइम, हार्मोन, डीएनए या आरएनए। जब हम लोग कोई भी ड्रग लेंगे, अगर वो इंटरेक्ट करेगा हमारी बॉडी में जाके किसी भी रिसेप्टर से, एंजाइम से, हार्मोन से, डीएनए पे या फिर आरएनए से, तो उसी चीज़ पर डिपेंड करता है बायोलॉजिकल एक्टिविटी। तो हमें फिजिको केमिकल प्रॉपर्टी का क्लासिफिकेशन देखना है, तो इसमें हम लोग 6 क्लासिफिकेशन देखते हैं और 6 को हमें डिटेल में पढ़ना होता है। सबसे फर्स्ट है हाइड्रोफिलिक लिपोफिलिक, जिसको पार्टीशन कोएफिशिएंट भी बोला जाता है। सेकेंड है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। थर्ड है आयोनाइजेशन। फोर्थ है डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट। और फिफ्थ होता है चिलेशन। और सिक्स होता है बायो आइसोस्टर्स। तो इन सब को हम लोग एक एक करके डिटेल में पढ़ते हैं और यही हमारे सिलेबस में दिया हुआ है। इन सब के बारे में डिटेल में हमें पढ़ना होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं हाइड्रोफिलिक लिपोफिलिक, जिसे कि पार्टीशन कोएफिशिएंट भी बोला जाता है। तो पार्टीशन कोएफिशिएंट जो होता है वो डिटरमाइन करता है ड्रग की लिपोफिलिसिटी, कि ड्रग कितना लिपोफिलिक है, यानी कि लिपिड में कितना सॉल्युबल होता है ड्रग। तो इसी चीज़ को डिटरमाइन करता है हाइड्रोफिलिक लिपोफिलिक। और ये कंट्रोल करता है मूवमेंट ऑफ ड्रग मॉलिक्यूल टू रीच द टारगेट साइट, यानी कि टारगेट साइज पे ये कैसे पहुंचेगा, तो उसी के मूवमेंट को कंट्रोल करता है ये पार्टीशन कोएफिशिएंट। इसको हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं शेक फ्लास्क मेथड द्वारा। तो ये है शेक फ्लास्क। शेक फ्लास्क में हम लोग सबसे पहले हाइड्रोफिलिक जो होता है सॉल्वेंट वो ऐड करते हैं, यानी कि वाटर ऐड करते हैं। उसके बाद हाइड्रोफोबिक यानी कि ऑक्टानॉल इसमें ऐड करते हैं और इसी के द्वारा हम लोग डिटरमाइन करते हैं पार्टीशन कोएफिशिएंट। और पार्टीशन कोएफिशिएंट का ये होता है फॉर्मूला, कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग प्रेजेंट इन ऑक्टानॉल अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग प्रेजेंट इन वाटर। तो ये वाला फॉर्मूला भी इम्पॉर्टेंट है, इसे याद रखना है, जिसमें कि सी लॉग पी जो होता है वो कैलकुलेटेड होता है। इसे हम लोग सॉफ्टवेयर से कैलकुलेट करते हैं और लिपिंस्की रूल के अकॉर्डिंग जो वैल्यू होगा लॉग पी का वो कम होगा 5 से। तो ये होगा हाइड्रोफिलिक लिपोफिलिक के अंदर लॉग पी की जो वैल्यू होगी वो 5 से कम होनी चाहिए। अब हम लोग देखते हैं लिपिंस्की रूल 5 क्या कहता है। लॉग 5, सबसे पहला तो ये है रूल की लॉग 5 से कम होना चाहिए। मॉलिक्यूलर वेट जो होता है वो भी 500 डाल्टन से कम होना चाहिए। हाइड्रोजन बॉन्ड जो होगा डोनर वो भी 5 से कम होना चाहिए। हाइड्रोजन बॉन्ड एक्सेप्टर वो भी 10 से कम होना चाहिए। और फिफ्थ रूल क्या कहता है, नंबर ऑफ रोटेटेबल बॉन्ड जो होगा वो भी 5 से कम होना चाहिए। अब हम लोग सेकेंड फिजिको केमिकल प्रॉपर्टी देखते हैं, जो कि आयोनाइजेशन कांस्टेंट है। 90% ड्रग जो होता है वो वीक एसिड होगा या फिर वीक बेस होगा, 90% ड्रग। और 10% ही होता है जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड या फिर स्ट्रॉन्ग बेस होता है, यानी कि मोस्टली जो होगा ड्रग वो या तो वीक एसिड होगा या फिर वीक बेस होगा। और सारे ड्रग, मोस्टली जो सारे ड्रग होते हैं वो अनआयोनाइज्ड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। अनआयोनाइज्ड फॉर्म में इसलिए प्रेजेंट होते हैं क्योंकि ड्रग का जो एब्जॉर्प्शन होगा वो अनआयोनाइज्ड फॉर्म में ही होता है। कभी भी आयोनाइज्ड फॉर्म में ड्रग का एब्जॉर्प्शन नहीं होता है, इसलिए मोस्टली ये अनआयोनाइज्ड फॉर्म में ही प्रेजेंट होता है ड्रग। आयोनाइजेशन कांस्टेंट को हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं हेंडरसन-हैसेलबर्ग इक्वेशन द्वारा। इसका इक्वेशन pH = pKa + log सॉल्ट अपॉन एसिड, ये होता है हेंडरसन-हैसेलबर्ग इक्वेशन।
इसका एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग कुछ, जैसे कि बारबुचुरिक एसिड, ये डेरिवेटिव होता है यूरिया का, बारबुचुरिक एसिड, और ये इंपॉर्टेंट है, हमें आगे भी पढ़ना है बारबिचुरेट। और ये स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। अब स्ट्रॉन्ग एसिड है ये तो 100% आयोनाइज्ड है। अगर 100% ये आयोनाइज्ड है तो इसका एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, क्योंकि अनआयोनाइज्ड फॉर्म में होना चाहिए, तभी इसका एब्जॉर्प्शन हो पाएगा। थर्ड जो हमें पढ़ना है वो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हाइड्रोजन और किसी भी इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम के बीच जो फॉर्मेशन होता है बॉन्ड, वही है हाइड्रोजन बॉन्ड। इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम जैसे कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या फिर फ्लोरीन, इनके बीच, हाइड्रोजन के बीच और इनके बीच अगर फॉर्मेशन होगा बॉन्ड का तो वही होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो दो तरह का होता है हाइड्रोजन बॉन्ड, सबसे इंटरमोलिक्यूल्स और सेकेंड है इंट्रामोलिकुलर। इंट्रा जो होता है एक ही कंपाउंड है और उसी के बीच अगर हाइड्रोजन बीच बन रहा है, जैसे कि ये कंपाउंड है, इसी में NO2 भी है, OH है, तो ये हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन मिलके जो बॉन्ड बना रहेगा तो वो होगा इंट्रा हाइड्रोजन बॉन्ड। लेकिन अगर दो अलग अलग कंपाउंड है और उसके एटम मिल के अगर बॉन्ड बना रहे हैं तो वो होता है इंटर मॉलिकुलर बॉन्ड। तो ये होता है हाइड्रोजन बॉन्ड। जब ड्रग इंटरेक्ट करता है रिसेप्टर से, एंजाइम से या फिर हार्मोन से, तो ये फॉर्म कर देता है इरिवर्सिबल बॉन्डिंग का या फिर रिवर्सिबल बॉन्डिंग का, रिवर्सिबल का या फिर इरिवर्सिबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है जब ड्रग बाइंड करता है रिसेप्टर से, एंजाइम से या फिर हार्मोन से। तो रिवर्सिबल इंट्रैक्शन कब होगा? जब हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, आयोनिक इंट्रैक्शन होगा या फिर वंडर वाल इंट्रैक्शन होगा। ये सारे इंट्रैक्शन जो होते हैं वो रिवर्सिबल इंट्रैक्शन होते हैं। और इरिवर्सिबल क्या होता है? कोवेलेंट बॉन्ड जो होता है वो इरिवर्सिबल बॉन्ड होता है। जैसे कि एंटी कैंसरस ड्रग जो बनाता है वो ड्रग बाइंड करेगा DNA से, तो वो इरिवर्सिबल इंट्रैक्शन होगा। फोर्थ जो हम लोग पढ़ेंगे फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज, वो है प्रोटीन बाइंडिंग। प्रोटीन बाइंडिंग क्या होता है? कोई भी ड्रग है अगर वो बाइंड कर जाता है प्रोटीन के साथ, हमारी बॉडी में जाके किसी भी प्रोटीन से जाके बाइंड करता है, तो वो होता है प्रोटीन बाइंडिंग। ये कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर देता है। प्रोटीन बाउंड जो ड्रग होगा वो फार्माकोलॉजिकली इनर्ट होता है, यानी कि जो भी बाउंड करता है ड्रग प्रोटीन से, उसका कोई भी इफेक्ट हमारी बॉडी में शो नहीं होता है और वो मेटाबोलाइज नहीं होता है हमारी बॉडी में। ड्रग अगर प्रोटीन से बाइंड हो जाता है और प्रोटीन बाइंडिंग ड्रग बनाता है तो इसकी ADME डिक्रीज हो जाती है। ADME यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एलिमिनेशन, ये ड्रग की कम हो जाती है, यानी कि इसका डिस्ट्रीब्यूशन भी कम हो जाएगा, इसका बॉडी में एलिमिनेशन भी कम हो जाएगा, इसका एब्जॉर्प्शन भी कम हो जाएगा, सब चीज़ कम हो जाएगी। प्रोटीन बाइंडिंग जो होता है वो इंट्रासेलुलर भी हो सकता है और एक्स्ट्रासेलुलर भी हो सकता है। तो इंट्रासेलुलर जो होगा ड्रग बाइंड करेगा प्लाज्मा प्रोटीन के साथ, तो वो होगा इंट्रासेलुलर प्रोटीन बाइंडिंग। जैसे कि एल्ब्यूमिन प्लाज्मा प्रोटीन है, अगर एल्ब्यूमिन के साथ ड्रग बाइंड होगा तो वो इंट्रासेलुलर होगा। एग्जाम्पल के लिए हम लोग देख सकते हैं, जैसे कि डाइजीपाम है, डाइजीपाम या फिर वारफरीन बाइंड करता है एल्ब्यूमिन से। हमारा प्लाज्मा प्रोटीन जो एल्ब्यूमिन है जिसमें HSA होता है उसी से बाइंड कर जाता है डाइजीपाम एंड वारफरीन। तो ये होता है इंट्रासेलुलर प्रोटीन बाइंडिंग। सेकेंड इसका एग्जाम्पल है डाइक्लोफिनाइल। डाइक्लोफिनाइल जो ड्रग होता है वो बाइंड करता है लिपोप्रोटीन से, तो ये भी इंट्रासेलुलर में आता है। अगर हम लोग एक्स्ट्रासेलुलर की बात करें तो जो भी ड्रग बाइंड करता है स्किन में, आई में या फिर लीवर में, तो वो होता है एक्स्ट्रासेलुलर प्रोटीन बाइंडिंग। तो प्रोटीन बाइंडिंग ड्रग जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लिपोफिलिक नेचर ऑफ ड्रग से। फिफ्थ जो हमारा फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज है वो है चिलेशन, और चिलेशन का सबसे अच्छा एग्जांपल है EDTA, इथाइल डायमीन टेट्रा एसिटिक एसिड। और जब हमारी बॉडी में मेटल आयन का पॉइजनिंग होगा तो उस टाइम ही EDTA का यूज़ करते हैं। EDTA और मेटल मिलके ही कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाता है, तो इसीलिए जब भी मेटल आयन का पॉइजनिंग होता है तो हम लोग चिलेट्स देते हैं, यही EDTA देते हैं। तो पॉइजनिंग को रिड्यूस करने के लिए कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है और रिड्यूस करता है टॉक्सिसिटी। तो यही होता है हमारा चिलेशन। तो फ्लोरीन कंटेनिंग जो ड्रग होगा वो मेटाबोलाइज नहीं होता है साइटोक्रोम P450 से। लास्ट जो हमारा फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज है वो बायो आइसोस्टर्स है। आइसोस्टर्स मतलब क्या होता है? आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉन होगा वो सेम होगा। मेडिसिनल केमिस्ट्री के अंदर अगर हम लोग देखें तो बायो आइसोस्टर ग्रुप होता है केमिकल सब्सटीट्यूएंट का, जिसका फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होता है सिमिलर बायोलॉजिकल एक्टिविटी के साथ, यानी कि इसका बायोलॉजिकल एक्टिविटी भी सेम होगा और केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होगा।
इसका एग्जाम्पल है N2 एंड CO। तो दोनों के बीच जो इलेक्ट्रॉन होगा वो 14 इलेक्ट्रॉन है। CO में भी 14 इलेक्ट्रॉन है और N2 में भी 14 इलेक्ट्रॉन है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं, मतलब सब्सटीट्यूएंट। तो हम लोगों को जो यूज़ करना है N2 के जगह CO भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल है CO2 और N2O। इसमें भी क्या होगा, 22 इलेक्ट्रॉन है दोनों में, तो दोनों को सब्सटीट्यूट हम लोग कर सकते हैं, यानी कि जहाँ पे CO2 होगा इसको रिप्लेस करके N2O हम लोग डाल सकते हैं। तो इसका दो क्लासिफिकेशन होता है बायो आइसोस्टर्स का, क्लासिकल बायो आइसोस्टर्स एंड नॉन क्लासिकल। तो सबसे पहले देखते हैं क्लासिकल क्या होता है। तो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन जो होगा वो सेम होगा, फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी सेम होगा क्लासिकल के अंदर, यानी कि इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन और फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज़ दोनों सेम होता है। इसको फर्दर क्लासीफाई किया गया है मोनोवैलेंट में, डायवैलेंट में। मोनोवैलेंट का एग्जाम्पल होता है जैसे कि हाइड्रोजन, फ्लोरीन, OH, CH3, ये होता है मोनोवैलेंट। और डायवैलेंट में C डबल बॉन्ड O, CH2, NH, ये होता है डायवैलेंट। थर्ड क्लासिफिकेशन है इसका ट्राईवैलेंट। ट्राईवैलेंट में 3 बॉन्ड होता है। टेट्रावैलेंट 4 बॉन्ड होगा। तो ये वैलेंसी के अकॉर्डिंग क्लासिफाई किया गया था, मोनोवैलेंट, डायवैलेंट, ट्राईवैलेंट एंड टेट्रावैलेंट। ठीक है। सेकेंड इसी के अंदर हमें पढ़ते हैं रिंग इक्विवेलेंट। रिंग इक्विवेलेंट में क्या होता है, शेप सेम होता है लेकिन फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है। तो ये सारे इसके एग्जाम्पल है। अब हम लोग नॉन क्लासिकल बायो आइसोस्टर्स देखेंगे। नॉन क्लासिकल तो इसमें क्या होगा, स्टेरिक या फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है वो सेम नहीं होता है, लेकिन इसकी प्रॉपर्टी सेम होती है। किस वजह से होती है प्रॉपर्टी सेम, क्योंकि इसका बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी जो होता है यानी कि एक्टिविटी वो सेम होता है। जैसे इसका एग्जांपल है आइसोप्रोटीरिनॉल एंड सोटीरिनॉल। इसके अंदर जो बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी होती है वो सेम होती है। अब हम लोग बायो आइसोस्टर्स का कुछ एप्लीकेशन देख लेते हैं। तो बायो आइसोस्टेरिज्म जो होता है उसका यूज़ किया जाता है फार्मास्यूटिकल साइंस के अंदर। इसको यूज़ करते हैं टॉक्सिसिटी को रिड्यूस करने के लिए और बायोअबिलिटी को चेंज करने के लिए बायो आइसोस्टर्स का यूज़ किया जाता है। और ड्रग डिज़ाइन के अंदर इसका जो पर्पस होता है वो ये होता है कि हम लोग एक बायो आइसोस्टर्स को अनदर बायो आइसोस्टर्स में एक्सचेंज कर पाए, इन्हेंस करने के लिए बायोलॉजिकल एक्टिविटी को, उसकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी को इन्हेंस करने के लिए वन बायो आइसोस्टर्स को अनदर में हम लोग कन्वर्ट कर सके। ये होता है इसका एप्लीकेशन। नेक्स्ट जो इसका एप्लीकेशन होता है, इसका यूज़ किया जाता है सेफ एंड मोर इफेक्टिव ड्रग को प्रोड्यूस करने के लिए।